अनुच्छेद 16 हो गया था, उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में कहा गया है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत। छुआछूत का अंत, अनटचबिलिटी। जब संविधानविदों ने मौलिक अधिकार की चर्चा किया तो उस समय उन्होंने ये भी विचार किया कि जो हमारे समाज में एक ऐसा वर्ग है जिसको लोग हीन या निम्न समझते हैं। समाज में आज भी छुआछूत थोड़े बहुत मात्रा में देखे जा सकते हैं, जबकि लोकल गवर्नमेंट जो स्थानीय निकाय चुनाव हैं उन्होंने इन सब चीज़ों को बहुत कम कर दिया है। लेकिन फिर भी उस समय, जिस समय भारत आज़ाद हुआ था, उस समय छुआछूत चरम पर था। तो हमारे संविधानविदों ने इसका भी ध्यान रखा कि किसी के साथ किसी की गरिमापूर्ण जीवन में समस्याएं ना आएं, इसका उन्होंने विशेषकर ध्यान रखा। अनुच्छेद 17 में इसका प्रावधान किया गया कि यदि किसी भी व्यक्ति को छुआछूत का आभास कराया जाता है, उसको ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिससे उसे आहत होता है, उसके सामाजिक आधार को कष्ट पहुंचता है, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो अनुच्छेद 17 में यही बताया गया है कि किसी को भी, किसी भी समुदाय को ना तो निम्न कहना है और ना अपने आप को सर्वश्रेष्ठ घोषित करना है। आप अपने आप को कैसा रखना चाहते हैं ये आपकी समस्या है, आपकी प्रॉब्लम है, आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन किसी और को आहत करके अपने अधिकार को आप आधार नहीं दे सकते। इसलिए अनुच्छेद 17 में बताया गया है कि अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में कहा गया है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो जैसा कि मैंने पहले बताया है कि 552 रियासतें थीं। 552 रियासतें थीं, जिसमें से कोई उपाधि धारण करता था। महाराजा धीराज, कोई उपाधि धारण करता था परम भट्टारक महाराजा धीराज, कोई पता नहीं कहाँ की महारानी, ऐसे ऐसे उपाधियां, आडंबरपूर्ण उपाधियां धारण करते थे। इसे अनुच्छेद 18 ने समाप्त कर दिया। इन्होंने कहा भारत के नागरिक सभी भारतीय नागरिक हैं, इससे ना कुछ कम है और ना कुछ ज़्यादा। तो यहाँ प्रश्न ये उठता है, तो क्या जो लोग डॉक्टर बनते हैं वो उपाधि आगे क्यों लगाते हैं? जो सेना में पद ग्रहण करते हैं वो अपना पद आगे क्यों लगाते हैं? जनरल आदि। राज्य जो उपाधि देता है भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, जो ये उपाधियां हैं तो इसे भी समाप्त कर देना चाहिए। तो इसे भी समाप्त कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, इसे नहीं समाप्त किया जा सकता है। इसके लिए स्पेशल प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 18 में
कि जो शिक्षा प्राप्त करके अपनी उपाधियां अर्जित करता है वो बना रहेगा, जो सेना में अपना पद ग्रहण करता है उसका पद बढ़ता है तो वो भी बना रहेगा, राज्य के द्वारा दिया गए उपाधियां भी बनी रहेंगी, इसे समाप्त नहीं किया जाएगा। ये सारी उपाधियां 1954 में लाई गई थीं। जब जनता सरकार बना 1977 में तो इसे समाप्त कर दिया गया था। पुनः 1980 में इसे प्रारंभ किया गया, तब से अब तक लगातार चल रहा है। अब एक प्रश्न ये आता है कि भारत के नागरिकों के लिए तो समझ में आता है, लेकिन विश्व के समुदाय के कुछ ऐसे वहाँ के विदेशी नागरिक हैं जो हमारे भारत में, हमारे भारतीय जो लोक सेवाएं हैं या अन्य सर्विसेज हैं उनमें अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो उनका क्या प्रावधान है। तो उसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे मौलिक अधिकार में 12 से 35 के अनुच्छेद में 15, 16, 19, 29 और 30 ये जो अनुच्छेद हैं 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। ये केवल भारतीय नागरिकों के लिए है और बाकी बचे हुए जितने अनुच्छेद हैं मौलिक अधिकार में वो नागरिकों के साथ साथ विदेशी को भी प्राप्त है, यानी दोनों को प्राप्त हैं। लेकिन जो ये केवल अनुच्छेद हैं ये केवल और केवल भारत के नागरिकों के लिए प्राप्त हैं। तो अनुच्छेद 18 में कहा गया है कि अगर कोई विदेशी व्यक्ति हमारे भारत में अपनी सेवाएं दे रहा है तो उसे भी अगर किसी अन्य राष्ट्र से उपाधि लेना है तो उसको राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी। राष्ट्रपति की सहमति से ही कोई विदेशी व्यक्ति जो भारत में सेवाएं दे रहा है या कोई भारतीय व्यक्ति विदेशों से कोई उपहार या उपाधि लेना है तो राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति आवश्यक है, अन्यथा वो उपाधि नहीं ले सकता। अनुच्छेद 19 साथियों मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वो सारे अधिकार आपको प्राप्त हैं जो आप अपने जीवन में करते हैं या जो आपका भविष्य है या जो आप सोचते हैं। इसलिए ये अनुच्छेद मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अनुच्छेद 19 के क्लाज 1 इसमें कहा गया है वाक्य स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण सभी नागरिकों के लिए है। देखिए यहाँ पे नागरिकों शब्द आया है, वो आप ध्यान रखिएगा, मैंने अभी बताया था 15, 16, 19, 29, 30 तो उसमें से ये 19 है भारतीय नागरिकों को केवल प्राप्त है, भारतीय नागरिकों को। विदेशी को नहीं, इनको नहीं प्राप्त है। और क्यों नहीं प्राप्त है अभी आप समझ जाएंगे। क्लाज 1 के 19 के क्लाज 1 के सब क्लाज का में कहा गया है कि वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता,
मतलब आप कुछ भी बातें बोल सकते हैं, अपनी जो आपकी थिंकिंग है देश के बारे में उसे आप बेबाकी से रख सकते हैं। एक सरकार को हटा करके दूसरी सरकार बना सकते हैं। ये आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही आता है। प्रेस, मीडिया जो अपनी बातें बेबाकी से रखता है वो भी अनुच्छेद 19 के क्लास 1 के सब क्लास का में आता है। खा में है शांतिपूर्ण और निराउध सम्मेलन। कई जगह आप देखते होंगे कि लोग एक सम्मेलन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, अहिंसात्मक रूप से आंदोलन कर रहे हैं, तो ये अनुच्छेद के 19 के 1 क्लास खा में आता है। उसी के दिए हुए अधिकार से हम आप ऐसा कर पाते हैं। तो यहाँ प्रश्न आता है कि बस जो लोग तोड़ते हैं, हड़ताल करते हैं, काम नहीं करेंगे कि धमकी देते हैं, तो क्या मौलिक अधिकार इसकी भी इजाज़त देता है? तो लाठियाँ भी खाते हैं, क्योंकि मौलिक अधिकार इसकी इजाज़त नहीं देता है। मौलिक अधिकार कहता है कि आप शांतिपूर्वक गांधीवादी प्रवृत्ति के साथ अहिंसात्मक रूप से जाकर के बैठिए, अपना विरोध दर्ज कराइए। लेकिन अगर हिंसा हुआ तो सरकार के पास पुलिस भी है, उसके पास लाठी भी होता है, तो वो लोग लाठी भी खाते हैं। अगला है गा। अनुच्छेद 19 के 1 के गा में कहा गया है संगम या संघ बनाने का अधिकार। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि एक लोकतंत्र में बहुत सारी पार्टियां होती हैं, जो कि हैं भी हिंदुस्तान में, और आपका भी मन करता होगा कभी कभी कि हम भी एक पार्टी बनाएं और सरकार बनाएं, प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने। तो ये जितनी भी अंदर की जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो अनुच्छेद के क्लास 1 का सब क्लास ग ये पूरा करता है। ये आपको इजाज़त देता है कि आप कोई संघ बनाइए, पार्टी बनाइए, संगम बनाइए, संगठन बनाइए, लेकिन ध्यान रहे कि देश की एकता, देश की अखंडता, लोक व्यवस्था, इस पे आंच नहीं आना चाहिए। अगर इस पे आंच आता है तो मैंने पहले दिन बताया था कि मौलिक अधिकार आत्यंतिक यानी पूर्ण नहीं है, यानी उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। क्लास 1 के घ में कहा गया है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार। आप हिंदुस्तान के लद्दाख के कोने से लगा करके अंडमान निकोबार के कॉर्नर तक जा सकते हैं, ईटानगर से लगाकर गुजरात के आखिरी छोर तक जा सकते हैं। हिंदुस्तान के किसी भी स्थान पर आप आबाद बिना किसी सोच के घूम सकते हैं। ये आपको अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत प्राप्त है। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप जाके घूमिए तो वहाँ के लोगों को प्रताड़ित कीजिए, वहाँ के लोक व्यवस्था को भंग कीजिए। ये अधिकार आपको नहीं है। अगला है भारत के किसी भाग में निवास करने का अधिकार।
अब आपका मन है कि नहीं, मैं उत्तर प्रदेश में अब नहीं रहना चाहता, या आपका मन है कि अब मैं बिहार में या महाराष्ट्र में नहीं रहना चाहता, तो आपका मन जहाँ हो, तमिलनाडु में रहिए जाके, गुजरात में रहिए जाकर, दिल्ली में रहिए जाकर, ये हिंदुस्तान के किसी भी कोने आप जाकर के रह सकते हैं। अभी तक जम्मू कश्मीर में निवास करने की जो प्रवृत्ति थी वो नहीं था, लेकिन 2019 के बाद में 370 के कुछ उपबंधों को समाप्त करने के पश्चात वहाँ भी आपको बसने का, वहाँ भी निवास करने का आपको पूरा अधिकार प्राप्त हो गया है। अनुच्छेद 4 में था संपत्ति का अधिकार। तो मैंने पहले क्लास में मौलिक अधिकार के बताया था कि 7 मौलिक अधिकारों में से अब 6 बचे हैं, जिनमें से संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं रहा। जनता सरकार ने 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके या हटा करके अनुच्छेद 300 में एक कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया है। ऐसा इसलिए किया गया कि संपत्ति का अधिकार जब मौलिक अधिकार था तो लोक कल्याण के लिए जो योजनाएं चलाई जाती थीं उसके लिए कुछ भूमि अधिग्रहण या अन्य ऐसे कुछ कार्य जब सरकार के द्वारा किया जाता था तो मूल अधिकार सामने आ जाता था, और मूल अधिकार सामने आने के बाद में वो कार्य बाधित होने लगता था। अतः अब जब से यह कानूनी अधिकार है तो कानूनी अधिकार के रूप में सरकार के खिलाफ आप नहीं जा सकते, इसलिए संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। अगला है उपजीविका या व्यापार करने का अधिकार, कारोबार करने का अधिकार। ये सारे अधिकार आपको अनुच्छेद के क्लाज 1 के क्लाज 6 में दिया गया है। आप मतलब हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाकर के व्यापार कीजिए, लेकिन देश की लोक व्यवस्था, अखंडता ये प्रभावित नहीं होना चाहिए। मानव तस्करी नहीं कर सकते, किसी महिला का व्यापार नहीं कर सकते, किसी शस्त्र गैर लाइसेंसी का व्यापार नहीं कर सकते। यानी कि आप उसका व्यापार कर सकते हो जो लीगल है, कानूनी रूप से सही है, उसका व्यापार नहीं कर सकते जिसको भारत के संविधान ने मान्यता नहीं दिया है। ठीक है दोस्तों, मैं अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ और अगली क्लास नेक्स्ट क्लास में बात की जाएगा। आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।